कतर से भारत की 78 अरब डॉलर की वो डील जिसकी हो रही है चर्चा, भारत और कतर के बीच मंगलवार को एक अहम समझौता हुआ है। यह समझौता अगले 20 सालों के लिए हुआ है और इसकी कुल लागत 78 अरब डॉलर की है। भारत कतर से साल 2048 तक लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी खरीदेगा। भारत की सबसे बड़ी एलएनजी आयात करने वाली कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड पीएलएल ने कतर की सरकारी कंपनी कतर एनर्जी के साथ यह समझौता किया है। इस समझौते के तहत कतर हर साल भारत को 7.5 मिलियन टन गैस निर्यात करेगा। इस गैस का इस्तेमाल बिजली, उर्वरक बनाने और इसे सीएनजी में बदलने के लिए किया जाता है। गोवा में चल रहे इंडिया एनर्जी वीक 2024 के पहले दिन मंगलवार को यह समझौता किया गया। छोड़कर पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर इस समझौते को काफी महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी बताया जा रहा है क्योंकि इसे वर्तमान समझौते से भी काफी कम कीमत पर किया गया है। पेट्रोनेट एलएनजी ने अपने बयान में बताया है कि गैस के आयात को लेकर दोनों देशों के बीच 31 जुलाई 1999 को समझौता हुआ था, जो 2028 तक के लिए था। अब यह सौदा 20 सालों के लिए हुआ है, जो 2028 से शुरू होगा। गैस कुल कितनी कीमत पर खरीदी जाएगी, इसको लेकर कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इसकी वर्तमान सौदे से कम कीमत होगी। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इस नए सौदे से अगले 20 सालों के दौरान तकरीबन 6 अरब डॉलर बचाए जा सकेंगे। पेट्रोनेट हर साल 2 समझौतों के तहत कतर से 85 लाख टन प्रति वर्ष एमटीपीए एलएनजी आयात करता है। दोनों देशों के बीच पहला समझौता 25 साल पहले हुआ था, जो 2028 तक वैध था। इसी को 20 साल और बढ़ाकर 2048 तक कर दिया गया है। वहीं एक एमटीपीए के लिए 2015 में दूसरा सौदा हुआ था। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि इस समझौते पर अलग से बातचीत की जाएगी। भारत और कतर के बीच रिश्ते काफी बेहतर रहे हैं, लेकिन बीते कुछ महीनों में दोनों पक्षों के बीच रिश्ते उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। कतर दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी का निर्यातक रहा है, लेकिन हाल ही में अमेरिका ने उसे पीछे छोड़ दिया है। कतर सालाना 710 एमटीपीए गैस निकालता है, जिसे 2027 तक वो 126 एमटीपीए करना चाहता है, ताकि एशिया और यूरोप में अपनी पकड़ मजबूत कर सके, जहां अमेरिका घुसना चाह रहा है। बीते साल अक्टूबर में कतर की एक कोर्ट ने नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी। दिसंबर के अंत में मौत की सजा को घटा दिया गया था। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है और वो साल 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य लेकर चल रहा है, जिसमें प्राकृतिक गैस की अहम भूमिका है। इसी कोशिश के तहत भारत सरकार देश में प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल के शेयर को 6.3% से बढ़ाकर 2030 तक 15% करना चाहती है। पेट्रोनेट के सीईओ अक्षय कुमार सिन्हा कहते हैं कि पेट्रोनेट और कतर एनर्जी के बीच मौजूदा दीर्घकालिक समझौता भारत के एलएनजी आयात का तकरीबन 35% है और यह राष्ट्रीय महत्व का समझौता है। उन्होंने कहा कि यह समझौता ऊर्जा सुरक्षा मुहैया कराएगा और साथ ही स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित कराएगा और भारत को अधिक आर्थिक विकास की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। कतर के अलावा भारतीय कंपनियों का एलएनजी के लिए ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ करार है, लेकिन भारत अपने इस्तेमाल की आधे से अधिक एलएनजी केवल कतर से ही आयात करता है। भारत के आधिकारिक व्यापार आंकड़ों के मुताबिक भारत ने 2022 से 23 में 19.85 मिलियन टन एलएनजी आयात की थी, जिसमें से तकरीबन 54% 10.64 मिलियन टन कतर से आई थी। इसी वित्त वर्ष में कतर से भारत ने कुल 16.61 अरब डॉलर का आयात किया था, जिसमें से एलएनजी का आयात ही 8.32 अरब डॉलर था, जो कि कुल आयात का 89.5% था। डीजल और पेट्रोल की तुलना में प्राकृतिक गैस को अधिक स्वच्छ विकल्प माना जाता है, जो कि कच्चे तेल से आमतौर पर सस्ता होता है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के लिए भारत आयात पर निर्भर है और वो तकरीबन 85% कच्चा तेल आयात करता है। वहीं प्राकृतिक गैस को देश की ऊर्जा जरूरतों में बदलाव के लिए इसे बेहद अहम और मुफीद माना जाता है। कतर से कैसे आएगी गैस? भारत और कतर के बीच एलएनजी को लेकर यह सौदा एक्स शिप बेसिस डीएस पर हुआ है, जो जहाज के जरिए बंदरगाह पर पहुंचेगी। 1999 में हुआ समझौता फ्री ऑन बोर्ड एफओबी के आधार पर हुआ था, जबकि 2028 से शुरू हो रहा सौदा डीएस के आधार पर है। यह कहा जा रहा है कि डीएस के तहत सौदा होने से इसकी लागत कम पड़ रही है, क्योंकि एफओबी में गैस खरीदने वाला जहाज का इंतजाम करता है, जबकि डीएस में इसकी जिम्मेदारी बेचने वाले पर होती है। गैस आयात करने वाली भारतीय कंपनी पीएलएल ओएनजीसी, इंडिया ऑनियल, गेल और भारत पेट्रोलियम का संयुक्त उपक्रम है। गुजरात के दहेज में पीएलएल का टर्मिनल है, जहां पर जहाज से गैस आती है और फिर उसको अलग अलग पेट्रोलियम कंपनियों में बांटा जाता है। पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड पीएलएल का कहना है
कि कतर एनर्जी के साथ हुए समझौते से यह सुनिश्चित होगा कि अधिक खपत वाले सेक्टर्स जैसे कि उर्वरक, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, रिफाइनरियों और पावर जनरेशन को लगातार गैस मिलती रहे। कतर के ऊर्जा मंत्री और कतर एनर्जी के सीईओ साद अल काबी ने मंगलवार को गोवा में इंडिया एनर्जी वीक समारोह से इतर कहा कि वो भारत में अपने मार्केट के लिए मौजूद हैं और उम्मीद है कि इससे अर्थव्यवस्था में विस्तार होगा, जो ऊर्जा क्षेत्र की जरूरत भी है। भारत और कतर के मित्रतापूर्ण संबंध रहे हैं, लेकिन इस रिश्ते में पहली चुनौती जून 2022 में आई, जब बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने एक टीवी शो में पैगंबर मोहम्मद के बारे में विवादित टिप्पणी की थी। उस दौरान कतर पहला देश था जिसने भारत से सार्वजनिक माफी की मांग की। कतर ने भारतीय राजदूत को बुलाकर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। हालांकि बीजेपी ने तुरंत नुपुर शर्मा को बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की मौत की सजा को भारत कतर रिश्तों को दूसरी बड़ी चुनौती माना जा रहा था। कतर ने इस सजा को भी घटा दिया है। कतर में लगभग 8-9 लाख भारतीय काम करते हैं। वहीं दूसरी ओर कतर भारत को गैस निर्यात करता है। इस लिहाज से दोनों देशों के संबंध काफी अहम और मजबूत भी। खाड़ी के देशों को लेकर मोदी सरकार की नीति। नरेंद्र मोदी पिछले 8 सालों से भारत के प्रधानमंत्री हैं और इस दौरान उन्होंने खाड़ी के इस्लामिक देशों से संबंधों को मजबूत करने को काफी गंभीरता से लिया है। पिछले 8 सालों में पीएम मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई का 4 बार दौरा किया। पहला दौरा अगस्त 2015 में, दूसरा फरवरी 2018 में और तीसरा अगस्त 2019 में। पीएम मोदी ने चौथा दौरा जून 2022 में किया। जब मोदी ने अगस्त 2015 में यूएई का दौरा किया तो वह पिछले 34 सालों में किसी पहले भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा था। मोदी से पहले 1981 में इंदिरा गांधी ने यूएई का दौरा किया था। पिछले साल 28 जून को पीएम मोदी ने जब अबू धाबी एयरपोर्ट पर लैंड किया तो यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान अगवानी में पहले से ही खड़े थे। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का पीएम मोदी के स्वागत में एयरपोर्ट पर खड़ा रहना प्रोटोकॉल के खिलाफ था और उन्होंने इसे भारतीय प्रधानमंत्री के लिए तोड़ा था। पाकिस्तान में मोदी के इस स्वागत की चर्चा 2017 में गणतंत्र दिवस के मौके पर मोदी सरकार ने मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को ही चीफ गेस्ट के रूप में न्योता दिया था। तब मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान यूएई के राष्ट्रपति नहीं थे, बल्कि अबू धाबी के क्राउन प्रिंस थे। परंपरा के हिसाब से भारत गणतंत्र दिवस पर किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को ही मुख्य अतिथि बनाता था, लेकिन अल नाहयान 2017 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनकर आए थे। थिंक टैंक कार्नेगी एंडाउनमेंट से अबू धाबी में पश्चिम के एक पूर्व राजदूत ने कहा था कि मोदी की व्यावहारिक राजनीति वाला माइंडसेट और एक मजबूत नेता वाली शैली सऊदी और यूएई के दोनों प्रिंस पसंद करते हैं। पीएम मोदी ने 2016 और 2019 में सऊदी अरब का दौरा किया था, 2019 में बहरीन और 2018 में ओमान, जॉर्डन, फलस्तीनी क्षेत्र का और 2016 में कतर का दौरा किया था। पीएम मोदी 2015 में शेख जायद ग्रैंड मस्जिद और 2018 में ओमान की सुल्तान कबूस ग्रैंड मस्जिद भी गए थे। नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब, यूएई और बहरीन ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा था। थिंक टैंक कार्नेगी एंडाउनमेंट ने अगस्त 2019 की अपनी एक रिपोर्ट में लिखा था, शुरुआत में ऐसा लगा था कि नरेंद्र मोदी की राजनीतिक पृष्ठभूमि अरब प्रायद्वीप से संबंधों को आगे बढ़ाने में आड़े आएगी। मोदी हिंदू राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।